हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर लगभग कंप्लीट बायोलॉजी की जो वीडियोस हैं, जो आपका जो सिलेबस है नीट का, वो पूरा कवर होने वाला है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है ऑलरेडी और आप रिविज़िट कर रहे हैं, इस चैनल को दोबारा देख रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इन वीडियोज़ को बाकी अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी कंसेप्ट समझ सके, सीख सके और हम साथ साथ ग्रो कर सकें। ठीक है, तो आई रियली होप कि आप लोग अभी तक जितनी हमने चीज़ें यहाँ पे कवर की हैं वो फॉलो कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, अब हम इस वीडियो में, आज की वीडियो में, अभी जो हमने लास्ट टाइम तक पढ़ा था आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा। अगर नहीं है, आप बिल्कुल पहली बार अगर आए हैं तो आप प्रीवियस वीडियोज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी प्रिसाइज और काफ़ी हमने तरीके से चीज़ों को कवर किया है। अब अगर हम इसकी बात करें, है ना, यहाँ पर हमने पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के बारे में अभी तक पढ़ लिया था। अब जो हम पढ़ेंगे वो आगे के कुछ बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ कि भाई ये जो पॉलन ग्रेन है, इसकी वजह से कई सारे लोगों को एलर्जीज़ हो जाती हैं। एलर्जीज़ कैसे हो जाती हैं? जैसे अगर किसी जगह पर जहाँ पे अचानक से तुमने देखा होगा बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जहाँ पर, वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं अचानक से पहुँचते हैं और उनको छींकें आने लगती हैं, या उनकी आंखों से पानी आने लगता है, या उनको जो नेज़ल डिस्चार्ज होने लगता है, नाक से पानी आने लगता है, छींकें आने लगती है, कफ होने लगता है, खांसी होने लगती है ना। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम्स पॉलन एलर्जी के हो सकते हैं। मतलब जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स हैं वहाँ पर उन फ्लावर्स ने बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स शेड किए होंगे जो कि एयर में इधर उधर फैले हुए होंगे। ठीक है, अब वो जब आप इनहेल कर लेते हो तो कई बार जैसे डस्ट से एलर्जी हो सकती है, किसी को स्मोक से हो सकती है, वैसे पॉलन ग्रेन से भी हो सकती है ना। अब एलर्जी क्या चीज़ होती है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि एलर्जी क्या चीज़ होती है। ठीक है, और अभी तक देखिए हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। तो वी हैव सो फार कवर्ड, देख लीजिए एक बार, मैं फटाफट रिकॉल कर देता हूँ। हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर कवर किया था, इसके बाद हमने फ्लोरल अपेंडेजेस और फ्लोरल वर्ल्स कौन कैसे होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल नहीं, हम एक्सेसरी बोलते हैं। स्टेमन का स्ट्रक्चर, देन स्टेमन के अंदर हमने एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा, एंथर के अंदर फिर हमने माइक्रोस्पोरांजियम का स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर माइक्रोस्पोरांजियम के अंदर जो अलग अलग लेयर्स हैं उनके थोड़े बहुत फंक्शन देखे, और थोड़े बहुत फंक्शन अभी हम और देखेंगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट वाला पार्ट हमने पढ़ा कि कैसे माइक्रोस्पोर बनते हैं और कैसे उन माइक्रोस्पोर से फिर पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं पॉलन ग्रेन से होने वाली एलर्जी के बारे में। तो ये सब हमने किया है। इनकेस आपने ये सब मिस किया तो आप प्रीवियस जो 3 वीडियोस हैं उनको आराम से देख सकते हैं, ये सभी बातें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं ज़रा इस पे। अब देखिए, ये पॉलन एलर्जी है। अब पॉलन एलर्जी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे एलर्जी होती क्या है एग्जैक्टली। तो एलर्जी जो है ये एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है हमारे इम्यून सिस्टम का। ठीक है, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अब इसका क्या मतलब होता है, अब देखो, ये जो हमने यहाँ पर इमेजेस लगाई हैं, जैसे यहाँ पर ऊपर जो 2 लोग हैं ये छींक रहे हैं या खांस रहे हैं, और यहाँ पर ये जो देवी जी हैं इनकी आंखों से पानी निकल रहा है ना, टीयर फ्रॉम आइज। अब ये हो क्या रहा है, ये अचानक से क्या हो गया, ये ऐसे किसी रीजन में पहुंच गए जहां पर पॉलन ग्रेन है और इनको पॉलन ग्रेन से एलर्जी है। आपको भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी हो सकती है, किसी और को नहीं हो सकती, है ना। किसी को कुछ खास तरीके के फैब्रिक्स, जैसे कपड़े हम पहनते हैं, उससे भी एलर्जी होती है, इचिंग होने लगती है, कुछ ऐसा। जरूरी नहीं है आपको भी हो, सही बात है। कुछ लोगों को कुछ मेडिकेशन से, कुछ मेडिसिन से, कुछ खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी होती है, जरूरी नहीं आपको भी हो। तो पॉलन ग्रेन से एलर्जी कॉमन है, पर ऐसा हो सकता है कि किसी को ना भी हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एलर्जी बोलते किसे हैं। एलर्जिक रिएक्शंस में हमारी बॉडी ऐसे बिहेव करती है कि भाई देख, कुछ भी चलेगा, ये पर्टिकुलर पार्टिकल नहीं चलेगा मुझे। ठीक है, सांस रोकने की बात आ जाती है, आस्मा फॉर एग्जांपल, है ना। थोड़ा सा डस्ट अगर बेटा बॉडी में आ जाए, आता ही रहता है, इंडिया में रहते हैं हम तो, डस्ट ही डस्ट है, बहुत सारी उड़ती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो एस्मेटिक होगा, जिसको एक्चुअल में डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी होगी, वो थोड़ी सी भी अगर डस्ट आ गई तो उनकी बॉडी बहुत वियर्ड रिस्पॉन्स देती है, ऐसे करती है कि भाई नहीं, सांस रुक जाए तो रुक जाए, मुझे ये डस्ट नहीं चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देना इम्यून सिस्टम का किसी पर्टिकुलर ऐसी चीज़ के लिए जो रिलेटिवली हार्मलेस है यार, मतलब थोड़ा बहुत बॉडी में आ भी गया तो बहुत कोई नुकसान नहीं हो जाएगा उससे। ठीक है, ऐसी किसी चीज़ के लिए बहुत एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देना इज कॉल्ड एलर्जी।
ठीक है, तो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का। अब अगेन पॉलन ग्रेन किसका होगा? तो सर पॉलन ग्रेन भी किसी का भी हो सकता है ना। हो सकता है कि वो किसी ऐसे बहुत फेमिलियर फ्लावर का पॉलन हो, ठीक है, कोई ऐसा भी पॉलन हो सकता है जो बहुत रेयर प्लांट हो कि भाई वो प्लांट तो अपने यहाँ एरिया में मिलता ही नहीं, उसके लिए एलर्जिक हो कोई व्यक्ति। आ रही बात समझ में? तो इंपॉर्टेंट बात जो अभी समझनी है वो ये कि पॉलन एलर्जी का मतलब है पॉलन ग्रेन के लिए हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स शो कर रही है। बॉडी इज ट्राइंग टू अवॉइड दैट पॉलन फ्रॉम एंटरिंग इनटू द बॉडी एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब वो कई बार बहुत सीवियर कॉस्ट हो जाता है, कई बार सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, वीजिंग हो जाती है, सांस फूलने लगती है, जो भी अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो स्नीजिंग, वाटरिंग ऑफ आईज, दीज आर सम सिम्टम्स, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं इनको हम कलेक्टिवली हम ऐसा बोल देते हैं, हे फीवर बोल देते हैं, ठीक है। हे भगवान नहीं, हे फीवर। आ रही बात समझ में? तो दिस इज द एलर्जी कॉज्ड ड्यू टू पॉलन। अच्छा, अब इसी में हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, और ऐसा एक ही एग्जाम्पल लिखना कोई बहुत वैसा नहीं है, बट हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि इट बिकम्स सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन योर बुक, योर बुक, ठीक है, इट इज मेंशन्ड इन योर बुक, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो इस वजह से भी हम थोड़ा एग्जाम्पल्स जो एटलीस्ट मेंशन्ड है वो तो कवर कर ही सकते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है प्लांट का जिसको हम कहते हैं बेटा पार्थीनियम, ठीक है, पार्थीनियम। अब ये जो पार्थीनियम है दिस इज कॉल्ड कैरेट ग्रास, ठीक है, कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आराम से मैं बताऊंगा जब हम फैमिलीज कवर करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले एक काम करें, कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि पार्थीनियम बिना सर्च किए, जिन्होंने पढ़ रखी है फैमिलीज, बिना सर्च किए मुझे बताएं कि पार्थीनियम कौन सी फैमिली का मेंबर है ना। बिल्कुल आपके सिलेबस में है, बाहर का कुछ नहीं पूछ रहा मैं, है ना भाई। इतनी सारी प्लांट फैमिलीज है, सारी थोड़ी रटनी है, बिल्कुल नहीं रटनी, लेकिन ये सिलेबस का है इसलिए पूछ रहा हूं। तो आप मुझे बताएंगे कि पार्थीनियम कौन सी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो पार्थीनियम कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास कहलाता है, ठीक है। और इसके पॉलन ग्रेन्स बहुत ही कॉमनली मिल जाते हैं, ये प्लांट भी खुद ही बहुत कॉमनली मिल जाता है, इधर उधर कहीं भी मिल जाएगा, चलते फिरते गार्डन के किनारों पे दिख जाएगा। और इसकी पॉलन ग्रेन हवा में इधर उधर उड़ते रहते हैं और उससे काफी लोगों को एलर्जीज होती है, ठीक है। तो पार्थीनियम, और इसके बारे में देखो हमारी किताब भी लिखती है कि ये यूबिक्विटस है। तो यूबिक्विटस का मतलब क्या हो गया? जो कि हर जगह मिल जाता हो, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइड स्प्रेड हो, विच इज फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, है ना, कहीं पे भी जल्दी से मिल जाता है। चलिए, तो ये तो हो गई बात पॉलन एलर्जी की। लेकिन पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि पॉलन ग्रेन के पास एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच सेल होता है, वेजिटेटिव सेल। तो अगर इस वेजिटेटिव सेल के पास न्यूट्रिएंट्स हैं तो ऐसे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स को मिलाकर अगर हम एज अ फूड सोर्स यूज करने लगे या फूड सप्लीमेंट यूज करने लगे, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है उन लोगों को भी मिलेंगे जिन लोगों ने उसको कंज्यूम किया है। तो यहां देखिए हम पढ़ रहे हैं पॉलन सप्लीमेंट्स की तरह, मतलब पॉलन ग्रेन कैन बी यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट। इसको हम रेस हॉर्सेस को दे सकते हैं, एथलीट्स को दे सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इनहांस करता है ना। जैसे घोड़े हैं जो रेस में दौड़ते हैं या पोलो वाले होते हैं, जो उनके चारे के साथ मिला दिया, उनको खिला दिया, तो हमने देखा कि इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि भाई इनके अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर जो वेजिटेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होता है, और बहुत सारा न्यूट्रिएंट अगर ऑब्वियसली मिलेगा तो परफॉर्मेंस, बॉडी की जो फिजिकल एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो सारे मिल जाएंगे, तो परफॉर्मेंस अपने आप इनहांस होगी, ठीक है। तो पॉलन सप्लीमेंट्स क्यों? बिकॉज वेजिटेटिव सेल, मैं अगर यहां पर सिंपल लिखूं तो वेजिटेटिव सेल इज particularly rich in, ठीक है, इट इज particularly rich in nutrients, और इसीलिए इट कैन बी यूज्ड एज सप्लीमेंट्स, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा भी है पॉलन कंजम्पशन के बारे में, हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स और रेस हॉर्सेस। इन केस यू कैन नॉट सी दिस, तो मैं यहां पर इसको ऐसे जूम इन कर देता हूं, एंड हियर इट इज। आ गई बात समझ में? तो ये रहा हमारा। तो pollen grains are rich in nutrients. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. So this is because of vegetative cell mainly, क्योंकि vegetative cell के अंदर अच्छे खासे अमाउंट में nutrients होते हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया हो गया। तो pollen supplements के बारे में we don't have to
टेक केयर ऑफ मच थिंग्स, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर ये जो तुम देख पा रहे हो, ये बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स को, ये एक सिंगल पॉलन नहीं है, इसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स को ऐसे हमने जोड़ रखा है। मोस्टली हम हनी का यूज़ करके इसको ऐसे ग्रेन्यूलर बनाते हैं, एडिबल होता है। कई सारे लोग इसे सिरप वगैरह के साथ, है ना, अलग अलग चीज़ों के साथ मिक्स करके कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स वगैरह के साथ भी, ठीक है। तो ये पॉलन सप्लीमेंट की तरह यूज़ होता है और मिलता भी है, सही बता रहा हूँ। मतलब अगर तुम अभी ऐसे जाके रैंडमली अमेजोन पे सर्च कर दोगे ना पॉलन सप्लीमेंट्स, तो आ जाएंगे, पॉट्स आ जाएंगे, उसकी बॉक्सेस आ जाएंगी, छोटी छोटी डब्बी आ जाएंगी, ठीक है, उसके अंदर पॉलन होता है। हाँ, लेकिन अगर किसी को एलर्जी है और मान लो वो ऐसा कोई पॉलन खा लेता है जिससे उसको वाकई एलर्जी है, तो उसके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है, ठीक है। एक चीज़ और बड़ी खास बात है, हमने जब पॉलन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मैंने बताया था पॉलन की सबसे बाहर वाली लेयर एक्साइन की बनी होती है, एक्साइन कहते हैं उसको, स्पोरोपोलेनिन मटेरियल की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। इसका मतलब अगर हमने पॉलन खाया तो वो जो आउटर लेयर की कवरिंग वाली जो स्पोरोपोलेनिन की लेयर है ना, आउटर लेयर, वो डाइजेस्ट नहीं होगी, वो अनडाइजेस्टेड ही बॉडी के बाहर चली जाएगी, ठीक है। अंदर के कंटेंट्स तो जर्म पोर वगैरह से जैसे भी बाहर आते होंगे आ जाएंगे, लेकिन वॉल जो है वो चली जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो अब इसमें कोई ज़्यादा अपने को बहुत ज़्यादा बुद्धि या दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सिंपल बातें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ रहे हैं पॉलन वायबिलिटी, ठीक है। और आज का जो वीडियो है वो छोटा सा ही रहने वाला है, काम की चीज़ें करने वाले हैं हम इसमें। फिर हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, फ्लावरिंग प्लांट्स का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से। तो पॉलन वाले पार्ट को हम खत्म करते हैं। तो पॉलन वायबिलिटी क्या होती है? अब देखो, सिंपल बात, एंथर है, एंथर से पॉलन निकलेगा और किसी स्टिग्मा पे गिरेगा, रिसेप्टिव स्टिग्मा पे, तब जाकर पॉलिनेशन होता है और उसी के आगे फिर रिप्रोडक्टिव सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है भाई। अब एक बात समझो, ऐसा थोड़ी ना है कि यार ये पॉलन आज इस एंथर से निकला तो कितने भी टाइम के बाद स्टिग्मा पे गिरेगा तो वो जर्मिनेट होगा, ऐसा होता है क्या भाई? एक लिविंग सेल है ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सेल है, तो भाई जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक वैलिडिटी, एक वायबिलिटी होती है ना, भाई इतने समय तक मैं जिंदा रह सकता हूं, ऐसे ही पॉलन ग्रेन भी एक सर्टेन टाइम के बाद मरेगा क्योंकि लिविंग है। गेटिंग माय पॉइंट? तो पॉलन वायबिलिटी का यही मतलब है कि पॉलन ग्रेन कितने समय तक अपने को वायबल, अपने को जिंदा रख सकता है, लिविंग रख सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉलन वायबिलिटी, आसान भाषा में, ठीक है। अब टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो फिर देयर कैन बी मच मोर पॉसिबिलिटीज, बट हमारे लिए इतना मतलब है, सिंपल सा याद रखना अपने को, तो ठीक है, कि पॉलन वायबिलिटी का मतलब कि भाई पॉलन ग्रेन कितने समय तक जिंदा रह सकता है। इजी पीजी, सिंपल है भाई, बढ़िया। चलो अब हम देखते हैं कि भाई पॉलन वायबिलिटी का मतलब एग्जैक्टली क्या है। तो ड्यूरेशन या टाइम पीरियड अप टू विच a pollen can remain active, active का मतलब can possibly germinate, ठीक है, can possibly germinate कि मतलब कितने समय के बाद ये जर्मिनेट कर सकता है, कितने समय तक जर्मिनेशन इसका पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड वायबल ड्यूरेशन। अब कुछ फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, जैसे कि ऑब्वियस सी बात है, लिविंग सेल है उसके लिए टेम्परेचर मायने रखेगा, आसपास न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी मायने रखेगी, और इसके अलावा रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आ रही बात समझ? ये कुछ फैक्टर्स है, और भी फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जैसे कि जेनेटिक कंपोजिशन, कि भाई किस तरीके की जेनेटिक्स है, किस तरीके के जीन है, ऑब्वियस सी बात है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि पॉलन ग्रेन कितने समय तक वायबल रह सकता है। तो ये सारी बातें हैं। अब पता कैसे करें, है ना, टेस्ट ऑफ वायबिलिटी क्या है हमारे पास, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ वायबिलिटी, मतलब हम कैसे ये पता करें कि सर ये पॉलन जिंदा है अभी और ये पॉलन खत्म है, हाउ? तो टेस्ट ऑफ वायबिलिटी के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, वी हैव डिफरेंट मेथड्स। मतलब मान लो कि तुमने कहीं एक किसी भी रैंडम जगह से तुमने पॉलन ग्रेन को कलेक्ट कर लिया, या तुम्हें मिला कहीं से कोई सैंपल, अब तुम चाहते हो ये पता लगाना कि इनमें से कितने पॉलन अभी जिंदा हैं और कितने पॉलन मर गए हैं। हाँ, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमारे पास होता है टीटीसी टेस्ट, जो हम यहां पर ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, टीटीसी, टीटीसी टेस्ट। आ रही बात समझ में? तो ये टेट्राजोलियम क्लोराइड है और ये अगर हम किसी पॉलन ग्रेन के ग्रुप पे डालें तो जो जो पॉलन ग्रेन देखो जैसे यहां पे डार्क रेड या पर्पल कलर के हो जाएंगे वो वायबल है, जिनमें कलर में चेंज नहीं आएगा वो नॉन वायबल है। इन केस यू आर नॉट एबल टू सी, जैसे इसको देखिए, अब इसमें आपको दिख रहा होगा जैसे कुछ कुछ रेड दिख रहे हैं, बिल्कुल रेड है ना, तो ये जो रेड दिख रहे हैं, लाल हो गए हैं, ये वायबल हैं। और जो बिल्कुल लाइट कलर के दिख रहे हैं वो अभी नॉन वायबल, वो मर चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो ऑरेंजिश दिख रहे हैं, दे आर सेमी वायबल, मतलब दे आर अभी तक तो जिंदा है वो, दे आर स्टिल अलाइव, बट थोड़े समय के बाद दे कैन लूज देयर वायबिलिटी। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द टेस्ट। ये एक टेस्ट हो गया हमारे पास विच इज कॉल्ड टीटीसी टेस्ट। इसके अलावा हमारे पास दूसरे टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, दूसरे भी कुछ और दूसरे भी टेस्ट हैं, जैसे कि एसिटोकार्मीन स्टेनिंग टेस्ट, एसिटोकार्मीन स्टेनिंग टेस्ट। ठीक है, तो एसिटोकार्मीन स्टेनिंग टेस्ट में क्या होता है कि हम एसिटोकार्मीन का एक फिक्स अमाउंट है ना डाल के छोड़ देते हैं, इसको भी इंक्यूबेट करना होता है, थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ता है, और फिर हम देखते हैं कि किस पर्टिकुलर सेल ने ज्यादा स्टेन एक्वायर किया है। जिसने ज्यादा स्टेन एक्वायर किया है वो लिविंग है, मतलब इट इज स्टिल अलाइव, इट इज स्टिल वायबल, और जिसने कम स्टेन एक्वायर किया होगा या नहीं किया होगा वो डेड है, ऐसा ऐसा। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम जर्मिनेशन टेस्ट भी करते हैं, मतलब ये कि बहुत सारा पॉलन हमने कलेक्ट कर लिया और उसको हम एक सुक्रोज सॉल्यूशन के अंदर रख लेते हैं, 10% के आसपास सुक्रोज सॉल्यूशन होता है, और जो हमारे पास कुछ बोरोन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, बोरिक एसिड वगैरह, तो उसके अंदर हम रखते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई हमारे पास मान लो 100 पॉलन है और 100 में से हमारे पास कितने पॉलन ऐसे हैं जिनमें से कंडीशन ऐसी आ गई है कि वो जर्मिनेट हो रहा है। ये आपका प्रैक्टिकल भी होगा 12th में, एक पॉलन जर्मिनेशन को ऑब्जर्व करना, तो उसमें भी हम बोरिक एसिड डालते हैं, है ना, एक स्लाइड लेंगे, उस पर सुक्रोज सोल्यूशन डालेंगे, उस पर एक है ना कुछ ड्रॉप्स बोरिक एसिड के डालेंगे, और फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में। लगेगा तो मैं करवा भी दूंगा, प्रैक्टिकली कर लेंगे इसका, ठीक है, लेकिन तब तक देखते हैं। तो हम जब देखेंगे ना तो उसमें ऐसे पॉलन ट्यूब्स निकलती हुई दिखती है हमको ऐसे, ठीक है, जस्ट इन केस देखो इसको ध्यान से, मतलब ये थोड़ा फेडेड आया है क्योंकि ये रियल माइक्रोस्कोप के अंदर का ही पिक्चर है, लेकिन इसको देखो, जैसे ये हमारा पॉलन है तो इसमें से देखो ये पॉलन ट्यूब निकल रही है ना, दिस इज पॉलन ट्यूब। आ रही बात समझ में? ये पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब है, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब एक्चुअल में निकलती हुई दिख जाएगी अगर हमारे पास वायबल पॉलन होंगे तो, ठीक है, लेकिन अगर पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी लूज हो चुकी होगी तो इनमें से पॉलन नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे इनमें से कुछ कुछ ऐसे हैं जिनमें से पॉलन अभी नहीं निकला है, नॉन जर्मिनेटेड पॉलन, जर्मिनेटेड पॉलन, सो ऑन, फाइन। तो ये सब कुछ हमारे पास टेस्ट हैं। अब पॉलन ग्रेन की जो वायबिलिटी है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और उनमें से एक फैक्टर ये भी है जो हमने यहाँ पे लिखा, जेनेटिक्स, कि कौन सा किस तरीके के जीन्स हैं। तो उस हिसाब से अलग अलग फैमिली, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीरियल्स के अंदर अगर हम बात करें तो सीरियल्स की जो वायबिलिटी होती है वो कुछ मिनट्स की होती है, 30 मिनट्स के अंदर ही वो अपनी वायबिलिटी लूज कर देता है पॉलन। सीरियल्स जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एंथर से निकल के अगर 30 मिनट के अंदर अंदर स्टिग्मा पे नहीं पहुंचे तो गए, खत्म, टाटा। समझ में आ रही बात? लेकिन वहीं कुछ दूसरी फैमिलीज हैं सर, जैसे कि लेग्यूमिनेसी, ठीक है, पोएसी, सॉरी नॉट पोएसी, रोजेसी, ठीक है, एंड सोलेनेसी। पोएसी तो यही है, सीरियल्स है ना, सोलेनेसी, ये 3 ऐसी फैमिलीज है भाई, याद कर लेना इसको, जिनके अंदर काफी लंबा होता है वायबल, है ना, अ फ्यू मंथ्स, कई महीनों तक भी वायबिलिटी जा सकती है। और इन वायबिलिटी को हम थोड़ा बहुत मॉड्यूलेट भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं हम अपने हिसाब से। कैसे? देखो, इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो टेम्परेचर या रिलेटिव ह्यूमिडिटी को थोड़ा कम ज्यादा करके एडजस्ट करके इनकी वायबिलिटी को हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलन viability. I really want you to remember these examples because again examples में जानबूझकर वही लिख रहा हूँ जो हमारी बुक में mentioned है, क्योंकि अगर आए तो उनके आने के chances थोड़े ज़्यादा होंगे। कभी अगर ऐसा लगा ड्यूरिंग द कोर्स, पूरे कोर्स को समझते हुए कि भाई यार शायद ये भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, तो आई विल कवर इट समवेयर, कहीं ना कहीं हम उसे कवर कर लेंगे, ठीक है।
तो ये हमारे पास पॉलन वायबिलिटी वाला पार्ट है। फिर अब हम पढ़ रहे हैं प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन। पॉलन प्रिजर्वेशन, पहली बात तो भाई करना क्यों है, पॉलन को प्रिजर्व क्यों करना है सर, है ना, व्हाई आर वी इवन ट्राइंग टू डू दिस। भाई देखो, कई बार ऐसा होता है कि जिस प्लांट के बारे में हम पढ़ रहे हैं या जिस प्लांट के पॉलन को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्लांट बहुत इंडेंजर्ड है, वाइल्ड में जहां उसका नेचुरल हैबिटेट है वहां पर वो शायद सही से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। अब नहीं कर पा रहा है तो बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि भाई उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स, उसके पॉलन, उसके एम्ब्रियो, उसके बॉडी के अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट्स को हम कंजर्व कर लें, प्रिजर्व कर लें, ताकि हमारे पास एटलीस्ट एक चांस हो कि हम उसे, अगर बाई चांस वो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया या खराब हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो हम उसको रिजुविनेट कर सकें, हम उसे वापस ला सकें। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम्स, है ना। हमें कई बार क्रॉप की बहुत सारी वेराइटीज़ डेवलप करनी पड़ती हैं, अच्छी वेराइटीज़, बेटर वेराइटी जो अभी एग्जिस्ट कर रही है उससे बेटर। जैसे मान लो भाई कि आने वाले टाइम में हमें ऐसी कोई वैरायटी चाहिए राइस की जिसकी अभी के कंपैरिजन में प्रोडक्टिविटी 1.5 गुना हो, 2 गुना हो, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए अलग अलग वेरिएबिलिटी, अलग अलग प्लांट की जो फॉर्म्स हैं, अलग अलग जो स्ट्रेन्स हैं, उनका पॉलन, है ना, ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े, अब हम वेट तो नहीं कर सकते ना ग्रोइंग सीजन का कि हाँ भाई अब ग्रो करेगा, अब पॉलन मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, अपने हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम को रेगुलर चलाते रहने के लिए पॉलन ग्रेन्स को, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करके क्रायो प्रिजर्व करके रखते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में मतलब क्या होता है, देखो, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो मतलब कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। तो कितना कोल्ड, कितना कोल्ड, तो क्रायो प्रिजर्वेशन में जो एक्चुअल टेम्परेचर है इट इज -196 डिग्री सेल्सियस, और इतने कम टेम्परेचर पे जो हमारा नाइट्रोजन है वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। और अगर आप ये देख पा रहे हैं तो इस तरीके के कुछ हमारे पास टैंक्स होते हैं बड़े बड़े लिक्विड नाइट्रोजन के, जिसके अंदर हम इन पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं और इस तरीके से कुछ कलेक्ट करके ऐसे छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर वी कैन प्रिजर्व देम, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होता है क्रायो प्रिजर्वेशन पे, इतने कम टेम्परेचर पे, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है बेटा, एट दिस मच लो टेम्परेचर, इसकी वजह से जो ये पॉलन ग्रेन है इनके अंदर जो सेल है उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बहुत कम हो जाती है। तो अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बेटा बहुत कम हो गई तो जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी उसके पास न्यूट्रिएंट्स हैं, वो थोड़ा लंबा चलते हैं, वो लंबे समय तक रहते हैं। मेटाबॉलिकली ऑलमोस्ट इनएक्टिव हो गया तो वॉट एवर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सेल विल लास्ट लॉन्गर। क्लियर है, ये बात समझ आती है। भाई मेरे पास मान लीजिए कि कुछ पैसे रखे हैं लेकिन मैं खर्च नहीं कर रहा उसको, तो वो पैसे लंबे चलेंगे। मेरे पास कुछ खाने की चीजें रखी है जो खराब नहीं हो रही, तो अगर मैं नहीं खा रहा हूं या मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है तो वो जो खाने पीने की चीजें हैं वो लंबी चलेगी। सेम ऐसा ही है इनके पास न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन हमने क्या किया, इतने कम टेम्परेचर पर रख दिया उसको कि भाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही सप्रेस हो गई। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही अगर बहुत कम हो गई है, बहुत कम, खत्म नहीं, बेयर मिनिमम, मतलब इतना कम हो चुका है कि बस सर्वाइव कर रहा है, जिंदा है मरा नहीं है, जिंदा है मरा नहीं है, लेकिन न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट इतनी कम हो गई है कि अब वो जो उसके पास न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफी लंबे समय तक चलेंगे और वो काफी लंबे समय तक जिंदा भी रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रिजर्वेशन, और इसमें हम क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो का मतलब भी बहुत कम टेम्परेचर होता है, वेरी कोल्ड टेम्परेचर। सो दिस इज हाउ वी स्टडी एंड प्रिजर्व पॉलन ग्रेन्स। फाइन, तो अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावरिंग प्लांट्स का वो कवर कर लिया है। इन अपकमिंग वीडियोज वी विल कवर, क्या कवर करेंगे हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ओव्यूल, ओव्यूल का स्ट्रक्चर, उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे पॉलिनेशन और उससे रिलेटेड प्रोसेसेस पढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक की बातें सब समझ में आ चुकी होंगी। अगेन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन और जो भी रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से पहुँच सकें। और अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि सर ये टॉपिक हमें अर्जेंटली पढ़ना है या कुछ ऐसा है, तो आप बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई विल ट्राई टू गेट ऑन इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम ये टॉपिक पहले पूरा कवर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।